नमस्कार। चलिए आज भूगोल की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। हम दुनिया के कुछ सबसे अनोखे महाद्वीपों और उनके विशाल घास के मैदानों के बारे में जानेंगे। तो तैयार हो जाइए कुछ नया और दिलचस्प सीखने के लिए। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम दुनिया के सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को समझेंगे। फिर न्यूजीलैंड के बारे में कुछ खास बातें जानेंगे। उसके बाद बर्फीले अंटार्कटिका का रुख करेंगे और आखिर में दुनिया के बड़े बड़े घास के मैदानों को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं और ये है भी बड़ा अनोखा, मतलब एक देश भी है और पूरा का पूरा महाद्वीप भी। आइए इसके भौगोलिक अजूबों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरा इस नक्शे पर एक नजर डालिए। उत्तर में कारपेंटारिया की खाड़ी है तो दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर, और हाँ, दक्षिण में ये जो विशाल इलाका है वो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये सब मिलकर न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की सीमाएं तय करते हैं बल्कि वहाँ के मौसम और समुद्री जीवन पर भी बहुत गहरा असर डालते हैं। और ये है ऑस्ट्रेलिया की शान, द ग्रेट बैरियर रीफ। ये कोई मामूली चट्टान नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जीवित ढांचा है। इतना बड़ा कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। सच में ये पानी के नीचे एक जादुई बगीचे जैसा है जो हजारों समुद्री जीवों का घर है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे खास बात क्या है पता है? ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है। भले ही यह आकार में दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप हो, लेकिन इसकी भौगोलिक विविधता कमाल की है। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। मतलब जब हमारे यहाँ गर्मी होती है, वहाँ सर्दी। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की तरफ। यहाँ हमें मिलती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, सोचिए ये एक विशाल दीवार जैसी है जो ऑस्ट्रेलिया के जलवायु को 2 हिस्सों में बांट देती है। इसके एक तरफ हरे भरे मैदान हैं तो दूसरी तरफ सूखे रेगिस्तान। ऑस्ट्रेलिया का जो दिल है, मतलब इसका जो भीतरी इलाका है, वो काफी विशाल और शुष्क है। यहाँ ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया जैसे बड़े बड़े रेगिस्तान हैं जो इस महाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करते हैं। ये इलाका है तो काफी कठोर, पर यहाँ भी जीवन अपने अनोखे अंदाज में मौजूद है। तो ये तो हो गई ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी तस्वीर। अब चलिए कुछ और दिलचस्प तथ्य जानते हैं और इसके बाद हम इसके खूबसूरत पड़ोसी देश न्यूजीलैंड की तरफ बढ़ेंगे। तो साथ बने रहिए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ रेगिस्तानों और समुद्र तटों का देश नहीं है। इसके ठीक बीच से मकर रेखा गुजरती है जो इसके गर्म मौसम की एक बड़ी वजह है। यहाँ मरे और डार्लिंग जैसी जीवन देने वाली नदियां भी बहती हैं। और क्या आपको पता है कि कालगुरी और कुलगाड़ी की सोने की खदानों ने एक जमाने में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था? ये जमीन वाकई में आश्चर्यों से भरी है। अच्छा, 2 बातें हमेशा याद रखिएगा। एक तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, और दूसरा, इसकी राजधानी सिडनी या मेलबर्न नहीं बल्कि कैनबरा है। ये एक ऐसी गलती है जो अक्सर लोग कर जाते हैं, तो ये जानकारी जरूर काम आएगी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो बस शुरुआत है। ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग रेंज से लेकर मैकडॉनल्ड रेंज तक कई और भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो इस महाद्वीप के समतल से दिखने वाले परिदृश्य को और भी विविध और खूबसूरत बनाती हैं। अगर हम उत्तर में देखें तो टॉरस जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया को न्यू गिनी द्वीप से अलग करता है। लेकिन ये सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं है, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग भी है जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार के लिए बेहद जरूरी है। और जैसे उत्तर में टॉरस जलडमरू मध्य है, ठीक वैसे ही अगर हम दक्षिण की तरफ चलते हैं तो वहाँ है बास जलडमरू मध्य। ये ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को उसके खूबसूरत द्वीप राज्य तस्मानिया से अलग करता है। चलिए, अब हम आ गए हैं न्यूजीलैंड। जैसा कि स्लाइड में साफ दिख रहा है, ये देश मुख्य रूप से 2 बड़े द्वीपों में बटा हुआ है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, और इन दोनों को कुक जलडमरू मध्य अलग करता है। न्यूजीलैंड को ना अक्सर दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है, शायद इसकी हरी भरी पहाड़ियों और बदलते मौसम की वजह से। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक और सबसे बड़ी नदी है वाइकाटो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति अपने अद्भुत रूप में मौजूद है, और कैंटरबरी के मैदान इसका एक शानदार उदाहरण। अब तैयार हो जाइए दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे शुष्क और सबसे ऊंचे महाद्वीप की यात्रा के लिए।
हम जा रहे हैं अंटार्कटिका, ऐसी जगह जो बिल्कुल किसी दूसरी दुनिया जैसी लगती है। तो ये है अंटार्कटिका, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं और वजह बिल्कुल साफ है। यह लगभग पूरी तरह से बर्फ की एक मोटी चादर से ढका हुआ है। सोचकर देखिए, ये पृथ्वी पर सबसे शांत, सबसे शुद्ध और सबसे अछूता स्थान है। अंटार्कटिका के कुछ मुख्य चेहरे ये हैं: क्वीन मॉड रेंज, जो इसे 2 भागों में बांटती है, और विंसन मैसिव, इसकी सबसे ऊंची चोटी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बर्फीले महाद्वीप पर माउंट एरेबस नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। सोचिए, आग और बर्फ का कैसा अनोखा संगम होगा वह। देखिए, अंटार्कटिका किसी एक देश का नहीं है, बल्कि ये विज्ञान और अनुसंधान का एक वैश्विक केंद्र है। तो सवाल उठता है कि इस वैज्ञानिक खोज में भारत का क्या योगदान है? चलिए देखते हैं। भारत ने अंटार्कटिका में 3 बहुत महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं: दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये स्टेशंस सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जलवायु परिवर्तन और दूसरे जरूरी वैज्ञानिक अध्ययनों में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो अब तक हमने महाद्वीपों की बात की। चलिए अब अपना ध्यान दुनिया के विशाल और खुले घास के मैदानों की ओर ले चलते हैं। ये खूबसूरत मैदान सिर्फ जानवरों का घर नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। घास के मैदानों को समझना काफी आसान है। मोटे तौर पे इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहले उष्णकटिबंधीय, यानी जो गर्म इलाकों में भूमध्य रेखा के पास मिलते हैं, और दूसरे शीतोष्ण, जो ठंडे इलाकों में ध्रुवों के थोड़ा नजदीक मिलते हैं। तो चलिए पहले कुछ उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की सैर करते हैं। सोचिए अफ्रीका के विशाल सवाना के बारे में, जहां शेर और हाथी आजादी से घूमते हैं, या फिर ब्राजील के कैंपोज और वेनेजुएला के लानोस के हरे भरे मैदानों के बारे में। ये सभी गर्म जलवायु वाले घास के मैदान हैं। और आखिर में आते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। उत्तरी अमेरिका के प्रेरी से लेकर अर्जेंटीना के पाम्पास और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तक। देखिए, ये नाम और स्थान सिर्फ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये हमें ये समझने में मदद करते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जलवायु और भूगोल कैसे जीवन को आकार देते हैं। तो अगली बार जब आप इन नामों को सुने, तो सिर्फ तथ्यों को न रटें, बल्कि उनके पीछे की दुनिया की कल्पना करने की कोशिश करें। यूरोप के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में इतिहास, कल्चर ये सब आता है ना? लेकिन इसकी जो ज्योग्राफी है वो भी उतनी ही फैसिनेटिंग है। तो आज हम यूरोप के कुछ खास ज्योग्राफिकल फैक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, जो इसके लैंडस्केप, इसकी नदियों और देशों को डिफाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस की। फिर यूरोप को एज अ कॉन्टिनेंट समझेंगे। उसके बाद यूरोप के कुछ खास कंट्री ग्रुप्स, पहाड़ों, झीलों और आखिर में वहां की बड़ी बड़ी नदियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बहुत ही जरूरी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस से। देखिए, ये जो रेखाएं हैं ना, ये सिर्फ मैप पर खींची हुई लकीरें नहीं होती। इनके पीछे इतिहास, राजनीति और कल्चर की पूरी कहानियां छिपी होती हैं, जो देशों को एक दूसरे से अलग करती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ मेजर जियोपॉलिटिकल डिवाइडर्स दिए गए हैं, जैसे हिंडनबर्ग लाइन और ओडर नीस लाइन को देखिए। ये दोनों जर्मनी और पोलैंड के बीच का बॉर्डर बनाती हैं, और इनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, खासकर फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के समय में। तो ये तो थी कुछ बाउंड्री लाइंस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे यूरोप महाद्वीप पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या-क्या खास बातें हैं। एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है कि साइज के हिसाब से, मतलब एरिया वाइज, यूरोप दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, लेकिन साउथ अमेरिका से छोटा है। अब एक मजेदार फैक्ट, फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि यानी लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। और ये कोई कहने की बात नहीं है, सच में इस देश में 1,88,000 से भी ज्यादा झीलें हैं। कमाल है ना? ठीक है, अब जरा यूरोप के अंदर ही कुछ खास कंट्री ग्रुप्स पर नजर डालते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, बेनेलक्स और बाल्टिक देश। ये अपनी यूनिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडेंटिटी के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले है बेनेलक्स ग्रुप। इसमें 3 देश आते हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग। ये वेस्टर्न यूरोप में एक पॉलिटिको इकोनॉमिक यूनियन है, जिसे मेंबर कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। और बिल्कुल वैसे ही बाल्टिक देश हैं
एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये नॉर्दर्न यूरोप में एक जियोपॉलिटिकल ग्रुप बनाते हैं। इनकी खासियत है इनका कॉमन हिस्ट्री और बाल्टिक सागर के किनारे इनकी लोकेशन। चलिए अब देशों के ग्रुप से आगे बढ़कर यूरोप के पहाड़ों और झीलों को एक्सप्लोर करते हैं। ये सिर्फ खूबसूरत नज़ारे ही नहीं हैं, बल्कि ये कॉन्टिनेंट के लैंडस्केप, क्लाइमेट और इकोलॉजी सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये है यूरोप की 3 मेजर माउंटेन रेंजेस। आल्प्स, जो अपने स्टनिंग व्यूज के लिए फेमस हैं। फिर है कॉकेजस पर्वत, अपनी ऊंची नीची चोटियों के साथ। और तीसरे हैं यूराल पर्वत, जो ट्रेडिशनली यूरोप और एशिया के बीच का बॉर्डर बनाते हैं। इनके अलावा भी कुछ और खास माउंटेन रेंजेस हैं, और वो किस देश में है ये भी देख लेते हैं। जैसे फ्रांस में है वॉशगेज और जूरा पर्वत, और जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट और हर्ड्स पर्वत। अब अगर झीलों की बात करें तो लाडोगा और उनेगा झीलें, ये दोनों उत्तर पश्चिमी रूस में है और पूरी तरह से यूरोप के अंदर आने वाली सबसे बड़ी झीलें हैं। और जाहिर है ये वहाँ के लोकल इकोसिस्टम और इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो पहाड़ और झीलों के बाद अब बारी है यूरोप की लाइफलाइन की, यानी वहाँ की मेजर नदियों की। ये नदियाँ सिर्फ पानी का सोर्स नहीं, बल्कि यूरोप के इतिहास, कल्चर और ट्रेड की जान रही हैं। शुरुआत करेंगे राइन नदी से। राइन नदी, इसका ओरिजिन एल्प्स पर्वत में है, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे कोयला नदी भी कहा जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम कोयला ट्रांसपोर्ट करने में इसका बहुत बड़ा रोल था, जिसने यूरोप की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फ्यूल किया। अब आते हैं डैन्यूब नदी पर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूरोपियन वाटरवे है। ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और सोचिए 10 देशों से होकर गुजरती है। इसी वजह से ये कॉन्टिनेंट की एक मेजर कल्चरल और इकोनॉमिक आर्टरी बन जाती है। और ये हैं वो 4 राजधानियां जो बिल्कुल डैन्यूब के किनारे बसी हैं। ऑस्ट्रिया की वियना, स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा, हंगरी की बुडापेस्ट और सर्बिया की बेलग्रेड। इन सभी शहरों का इतिहास और कल्चर इस महान नदी से जुड़ा हुआ है। अगली है वोल्गा नदी। ये वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस के कल्चर और आइडेंटिटी में इसका बहुत बड़ा रोल है, इतना कि इसे प्यार से मदर वोल्गा भी कहते हैं। फिर है यूराल नदी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये यूराल पर्वतों से निकलती है। ये भी यूरोप की एक मेजर रिवर है और कॉन्टिनेंट के वाटरवेज की डाइवर्सिटी को दिखाती है। तो नदियों की बात को खत्म करते हुए यहाँ कुछ और इम्पॉर्टेंट यूरोपियन रिवर्स के नाम हैं, जैसे कि सीन नदी। पेरिस शहर इसी नदी के किनारे बसा है और ये नदी पेरिस की रोमांटिक इमेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। हमने देखा कि यूरोप की ज्योग्राफी कितनी डाइवर्स और फैसिनेटिंग है। आज हमने बहुत सारे फैक्ट्स कवर किए, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा ज्योग्राफिकल फीचर एग्जाम के लिए। सभी को नमस्कार। तो चलिए आज हम एक सफर पर निकलते हैं अंतरिक्ष की गहराइयों में और हमारे अपने सौरमंडल के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ये बातें न सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी, बल्कि ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया भी बदल सकती हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, हमारा ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारी अपनी सोच की हदों से भी आगे ले जाता है। चलिए इस विशालता को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सफर की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम ब्रह्मांड और हमारे अपने घर यानी हमारी आकाशगंगा की कुछ बुनियादी बातों को समझेंगे। देखिए, जिस विज्ञान में हम ब्रह्मांड की यानी यूनिवर्स की स्टडी करते हैं उसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। यही हमें बताता है कि ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे चल रहा है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। तो ये ब्रह्मांड है क्या असल में? बस ऐसे समझिए कि सबसे छोटे कण यानी सूक्ष्म अणु से लेकर बड़ी बड़ी विशालकाय आकाशगंगाओं तक सब कुछ, इन सब का जो मिला जुला रूप है वही ब्रह्मांड है। अब सवाल ये है कि ये बना कैसे? तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। इसे जॉर्जिस लेमैत्रे ने दिया था। माना जाता है कि इसी एक घटना से समय और अंतरिक्ष की शुरुआत हुई। अच्छा, अब ब्रह्मांड के अंदर क्या है? इसके अंदर है आकाशगंगाएं। इन्हें आप कह सकते हैं अरबों तारों के समूह या फिर सितारों के विशाल शहर जो इस ब्रह्मांड में तैर रहे हैं। और पता है इनकी संख्या कितनी है? लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं। जरा इस नंबर को इमेजिन करके देखिए।
मतलब धरती पर हर एक इंसान के लिए करीब 12 आकाशगंगाएं हैं। ये तो वाकई में दिमाग घुमा देने वाला आंकड़ा है। चलिए अब जरा जूम इन करते हैं और अपने घर यानी हमारी अपनी आकाशगंगा पर आते हैं। इसका नाम है मंदाकिनी, या जिसे हम मिल्की वे और दुग्ध मेखला भी कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार है और इसे सबसे पहले गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से देखा था। तो अपनी आकाशगंगा के अंदर भी चलिए एक छोटे से कोने में चलते हैं, हमारे अपने सौरमंडल में, और देखते हैं इसके चमकते हुए केंद्र यानी सूरज को। तो सौरमंडल क्या है? ये बेसिकली सूरज और उसकी फैमिली है। इसमें ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और बाकी सभी खगोलीय पिंड हैं जो सूरज की ग्रेविटी की वजह से उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ एक मजेदार फैक्ट बताता हूँ। सूरज जो है वो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी हमारी पृथ्वी के घूमने की दिशा से बिल्कुल उल्टा। सूरज असल में गैस का एक बहुत बड़ा गोला है और इसमें मेनली दो गैसें हैं, 70.6% हाइड्रोजन और 27.4% हीलियम, और यही इसकी सारी एनर्जी का राज है। तो सूरज के बिल्कुल सेंटर में होता है उसका कोर या क्रोड। सोचिए, ये एक तरह की भट्टी है जहां नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसी प्रोसेस में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और बेहिसाब एनर्जी निकलती है। और सूरज की जो सतह हमें दिखती है ना, उसे प्रकाशमंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। और इसके बाहरी सतह का टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना गर्म कि पृथ्वी की कोई भी धातु वहां 1 सेकंड में भाप बन जाए। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। मतलब जब हम सूरज को देख रहे होते हैं तो वो उसका पास्ट होता है। 8 मिनट पहले वाला सूरज। एक तरह से हम टाइम में पीछे देख रहे हैं। अब जरा इसके साइज की बात करें। सूरज हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। इसको ऐसे समझिए, अगर सूरज एक खोखला फुटबॉल हो तो उसमें हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख छोटी छोटी गेंदें समा सकती हैं। इतना विशाल है हमारा तारा। ठीक है, तो हमने अपने तारे सूरज के बारे में तो जान लिया। अब बारी है हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोसियों से मिलने की, यानी हमारे सौरमंडल से ग्रहों से। तो ये है हमारे सौरमंडल का एक लेआउट। देखिए, सूरज के पास ये जो 4 ग्रह हैं, ये चट्टानी है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फिर बीच में ये क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट है और उसके पार हैं गैस के बड़े बड़े ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ग्रह होते क्या हैं? ये वो खगोलीय पिंड है जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। एक बात याद रखने वाली है कि इनकी अपनी कोई रोशनी या गर्मी नहीं होती, ये तो बस सूरज की रोशनी और गर्मी को लेते हैं। इन 8 ग्रहों को हम 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले है आंतरिक ग्रह जो चट्टानी है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और फिर आते हैं बाह्य ग्रह जो गैस के जायंट्स हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो चलिए ग्रहों का टूर शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं सूरज के सबसे करीबी ग्रह बुध यानी मर्क्यूरी के पास। बुध के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स जान लेते हैं। ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यहाँ दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फर्क होता है। दिन में भयंकर गर्मी और रात में जमा देने वाली ठंड। इसका अपना कोई चांद नहीं है, कोई वायुमंडल भी नहीं है, और ये सूरज का एक चक्कर सिर्फ 88 दिनों में पूरा कर लेता है। बुध के बाद हमारा अगला स्टॉप है शुक्र यानी वीनस, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। तो शुक्र जो है वो सूरज से दूसरे नंबर का ग्रह है और पृथ्वी के सबसे करीब भी यही है। इसे हम अक्सर भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। और एक बहुत ही अजीब बात, इसका एक दिन जो 243 दिनों का होता है, इसके एक साल यानी 225 दिनों से भी लंबा है। और हाँ, बुध की तरह इसका भी कोई चांद नहीं है। शुक्र को अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका साइज, इसकी डेंसिटी, इसका व्यास, ये सब काफी हद तक पृथ्वी जैसा ही है। पर ये सारी समानताएं बस यहीं तक हैं। अब एक सवाल उठता है कि बुध तो सूरज के ज्यादा पास है, फिर भी शुक्र सबसे गर्म क्यों है? तो वजह है इसका वायुमंडल। यहाँ 90% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है जो गर्मी को एक मोटे कंबल की तरह पकड़ लेती है। ये एक तरह का प्रेशर कुकर इफेक्ट बनाता है जिससे इसकी सतह जलती रहती।
और आखिर में एक और हैरान करने वाली बात, शुक्र उल्टा घूमता है। मतलब ज्यादातर ग्रहों की तरह पश्चिम से पूरब नहीं, बल्कि पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसा करने वाला एक और ग्रह है अरुण। अब ऐसा क्यों है, ये आज भी एक बड़ा रहस्य है, और ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अपने ही सोलर सिस्टम में। नमस्कार, एसएससी फाउंडेशन बैच के नोट्स पर आधारित आज हम अपने सौर मंडल के एक शानदार सफर पर निकल रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड की ये यात्रा अब शुरू होने वाली है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज की हमारी ये यात्रा हमें कहाँ-कहाँ ले जाएगी। हम अपनी शुरुआत अपने घर यानी पृथ्वी से करेंगे, फिर हमारे पड़ोसी लाल ग्रह मंगल पर जाएंगे। इसके बाद हम विशाल ग्रहों बृहस्पति और शनि की भव्यता को देखेंगे, और फिर सौरमंडल के सबसे ठंडे और बाहरी इलाकों यूरेनस और नेपच्यून की खोज करेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खगोलीय कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरुआत उस ग्रह से करते हैं जिसे हम सब अपना घर कहते हैं, हमारी पृथ्वी। सबसे पहले इसकी लोकेशन को समझते हैं। देखिए, पृथ्वी सूरज से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर का ग्रह है, और यही वो खास जगह है जो इसे जीवन के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाती है, क्योंकि यहाँ न तो बहुत ज्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज्यादा ठंड। अच्छा, अब पृथ्वी के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। ये हमारे सौरमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। इसका अपना एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम चांद कहते हैं। सूरज का एक चक्कर पूरा करने में इसे ठीक 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं, और अपनी धुरी पर एक चक्कर घूमने में इसे लगते हैं 23 घंटे, 56 मिनट और 4 सेकंड। मतलब लगभग पूरा एक दिन, जिससे दिन और रात होते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ये अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसी झुकाव की वजह से मौसम बदलते हैं। अब एक सवाल आता है जो बहुत ही दिलचस्प है। आखिर हमारे ग्रह को इसका मशहूर नाम ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कैसे मिला? तो वजह यह है कि जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है तो ये नीले रंग की दिखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। यही पानी इसे वो खूबसूरत नीला रंग देता है। चलिए, अब पृथ्वी से आगे बढ़ते हैं और अपने अगले पड़ाव हमारे खगोलीय पड़ोसी मंगल ग्रह की ओर चलते हैं। तो अब हम सूरज से एक कदम और दूर मंगल ग्रह पर आ गए हैं। ये सूरज से दूरी के मामले में चौथे नंबर पर है। मंगल का एक साल हमारी पृथ्वी के साल से काफी लंबा होता है। सोचिए, इसे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 687 दिन लग जाते हैं, मतलब पृथ्वी से लगभग दोगुना समय। मंगल की अपनी कुछ खास बातें हैं। इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये लाल रंग का दिखता है। इसीलिए तो इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके 2 छोटे छोटे चांद हैं, फोबोस और डीमोस। और एक मजेदार बात यह है कि डीमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अच्छा, जब हम मंगल के पहाड़ों की बात करते हैं तो वो तो कमाल ही हैं। यहाँ सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी और पर्वत है ओलिम्पस मॉन्स। और ये कितना ऊंचा है, जरा सोचिए, हमारे माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा ऊंचा। हमारा सफर अब हमें बाहरी सौरमंडल में ले जा रहा है, जहां हम 2 सबसे बड़े और विशाल ग्रहों से मिलेंगे। तो मिलिए सौरमंडल के राजा बृहस्पति से। ये सूरज से 5वां ग्रह है और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह भी। इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 12 साल लगते हैं, लेकिन ये अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमता है। सिर्फ 9 घंटे 56 मिनट में ही एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसका वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसों से बना है, और इसके विशाल आकार की वजह से इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। बृहस्पति सिर्फ खुद ही विशाल नहीं है, इसके चांद भी कुछ कम नहीं हैं। इसके जो प्रमुख उपग्रह हैं वो हैं गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा। और आपको पता है, गैनीमेड तो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, इतना बड़ा कि ये बुध ग्रह से भी बड़ा है। बृहस्पति के ठीक बाद हमारा अगला पड़ाव है शनि, सूरज से 6ठा ग्रह। ये हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे सूरज की एक परिक्रमा करने में लगभग 29 साल लग जाते हैं, और इसका एक दिन करीब 10 घंटे 40 मिनट का होता है। शनि का जो सबसे मेन सैटेलाइट है वो है टाइटन, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अब शनि को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है इसके खूबसूरत छल्ले यानी रिंग्स।
इसका रंग हल्का पीला है, जो इसके वायुमंडल में अमोनिया क्रिस्टल्स की वजह से होता है। लेकिन इसकी असली पहचान तो बर्फ और चट्टान के अरबों टुकड़ों से बने वो शानदार छल्ले ही हैं। चलिए अब अपने दौरे के आखिरी ग्रहों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन बर्फीले विशाल ग्रहों में क्या खास है। अब हम सौरमंडल के सबसे ठंडे और बाहरी इलाके में पहुंच चुके हैं। यहाँ हमारा पहला पड़ाव है यूरेनस यानी अरुण। ये सूरज से 7वां ग्रह है और इसे विलियम हर्शेल ने खोजा था। इसे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 84 साल लग जाते हैं। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि ये अपनी धुरी पर बहुत ज्यादा झुका हुआ है। ऐसा लगता है जैसे ये लेटा हुआ हो, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और हाँ, इसके वायुमंडल में मीथेन गैस है जो इसे हल्का हरा रंग देती है। और हमारी यात्रा का अंतिम ग्रह है नेपट्यून यानी वरुण। ये सूरज से 8वां और सबसे दूर का ग्रह है, जिसे जोहान गाले ने खोजा था। ये इतना दूर है कि इसे सूरज की एक परिक्रमा पूरी करने में 165 साल लग जाते हैं। इसका मुख्य उपग्रह है ट्राइटन। तो हमारे ग्रहों का दौरा तो पूरा हो गया। अब चलिए कुछ जरूरी खगोलीय कॉन्सेप्ट्स को भी समझ लेते हैं जो नोट्स में बताए गए हैं। गोल्डीलॉक्स जोन, इसे हैबिटेबल जोन भी कहते हैं। इसका मतलब है किसी तारे के चारों ओर का वो इलाका जहां हालात ऐसे हों कि पानी तरल अवस्था में रह सके, ठीक वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी पर है। मतलब न बहुत ज्यादा गर्म न बहुत ज्यादा ठंडा, बल्कि एकदम सही। एक प्राकृतिक उपग्रह यानी नेचुरल सैटेलाइट एक ऐसा खगोलीय पिंड होता है जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ग्रहों की तरह ही इनकी भी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, ये भी सूरज की रोशनी से ही चमकते हैं। और ये बात हमें वापस हमारे घर ले आती है, हमारे अपने प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पर। ये पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है और इसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है। तो इस सफर ने हमें हमारे सौरमंडल की अद्भुत विविधता दिखाई है और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे हम खोज करना जारी रखेंगे, इनमें से कौन सी दुनिया भविष्य। नमस्कार, एसएससी की तैयारी के लिए बनाए गए इस खास सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के कुछ बहुत ही मजेदार और जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे यूनिवर्सियम मलबे की, मतलब एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स और कॉमेट्स की। फिर देखेंगे पृथ्वी की गतियां, उसकी कक्षा का आकार कैसा है, ग्रहण कैसे होते हैं, और आखिर में जानेंगे कि भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश बसे हैं। देखिए, हमारे सौरमंडल में सिर्फ सूरज और ग्रह ही नहीं है, इनके अलावा भी बहुत कुछ है। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं छोटी छोटी पर बहुत ही दिलचस्प चीजों के बारे में जानते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह, उल्का और धूमकेतु। तो शुरुआत करते हैं क्षुद्र ग्रहों या एस्टेरॉइड से। ये क्या हैं? ये दरअसल चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक बेल्ट में घूमते रहते हैं और सूरज का चक्कर लगाते हैं। वैसे तो बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, लेकिन इनमें से सेरेस सबसे खास है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा और सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है। ये नाम याद रखना जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं उल्का या मीटियोर्स की। ये भी क्षुद्र ग्रहों की ही तरह मंगल और बृहस्पति के बीच में ही पाए जाते हैं और इनकी संख्या अरबों में है। जब ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आते हैं ना, तो जल उठते हैं और हमें लगता है कि तारा टूट रहा है। और अब आते हैं धूमकेतु पर, जिन्हें हम पुच्छल तारा भी कहते हैं। ये एस्ट्रॉइड से बिल्कुल अलग हैं। ये चट्टान के नहीं, बल्कि धूल, बर्फ और गैस से बने होते हैं। सोचिए, जैसे कोई बर्फीला गोला हो। धूमकेतु की जो सबसे खास पहचान है वो है उसकी पूंछ। पर ये पूंछ हमेशा नहीं होती। ये बनती कैसे है? देखिए, जब धूमकेतु घूमते घूमते सूरज के पास पहुंचता है तो गर्मी से उसकी बर्फ पिघलने लगती है और गैसें निकलने लगती हैं। यही गैसें एक लंबी पूंछ बना देती हैं। यहाँ दो बातें हैं जो याद रखनी है। पहली, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूरज से उल्टी दिशा में होती है, और दूसरी, सबसे मशहूर धूमकेतु है हेली का धूमकेतु, जो हमें हर 76 साल में एक बार दिखाई देता है। तो ब्रह्मांडीय पिंडों के बारे में तो हमने जान लिया। अब चलिए अपने घर यानी हमारी पृथ्वी की गतियों पर फोकस करते हैं। हमारी पृथ्वी एक ही समय पर दो तरह से घूमती है। पहली गति है घूर्णन यानी रोटेशन, जब पृथ्वी अपनी ही जगह पर अपनी धुरी पर घूमती है। इसी से दिन और रात होते हैं। और दूसरी गति है परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन, जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है।
हम सब यही जानते हैं कि एक दिन 24 घंटे का होता है ना? बट एकदम प्रिसाइज बात करें तो पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में ठीक 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। और बिल्कुल वैसे ही हम कहते हैं कि एक साल 365 दिन का होता है, पर असल में पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। और यही जो एक्स्ट्रा समय है वो हर 4 साल में जुड़कर एक लीप ईयर बना देता है। ये डायग्राम इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, अपने ही धुरी पर घूमना यानी रोटेशन, जिससे 24 घंटे में दिन रात होते हैं, और सूरज के चारों ओर घूमना यानी रेवोल्यूशन, जिससे 365 दिनों का हमारा एक साल पूरा होता है और मौसम बदलते हैं। अच्छा, तो पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती तो है, पर क्या वो एक परफेक्ट सर्कल में घूमती है? नहीं, उसकी कक्षा का आकार थोड़ा अलग है। चलिए इसे समझते हैं। जब पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूरज से सबसे ज्यादा दूर होती है, तो उस पॉइंट को हम अपसौर या एफेलियन कहते हैं। ये होता है 4 जुलाई को, जब हमारे और सूरज के बीच की दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होती है। और इसका ठीक उल्टा, जब पृथ्वी घूमते हुए सूरज के सबसे करीब आ जाती है, तो उस पॉइंट को उपसौर या पेरीहेलियन कहते हैं। ये 3 जनवरी को होता है और तब दूरी कम होकर 147 मिलियन किलोमीटर रह जाती है। इस डायग्राम में आप साफ देख सकते हैं कि पृथ्वी की कक्षा गोल नहीं बल्कि अंडाकार है। इसमें उपसौर यानी सबसे नजदीकी पॉइंट और अपसौर यानी सबसे दूर का पॉइंट दोनों दिखाए गए हैं। पृथ्वी की इसी ऑर्बिटल मैकेनिक्स की वजह से एक और बहुत ही दिलचस्प घटना होती है, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? ये तब होता है जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के ठीक बीच में आ जाता है। इससे क्या होता है कि चंद्रमा की परछाई हमारी पृथ्वी पर पड़ती है और हमें सूरज दिखना बंद हो जाता है। और याद रखिए, ये हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। अब इसका उल्टा है चंद्र ग्रहण। इसमें पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो इस बार पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और हमें चांद दिखना बंद हो जाता है। ये हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। ये स्लाइड दोनों तरह के ग्रहण को एकदम साफ कर देती है। ऊपर देखिए, चंद्र ग्रहण के लिए सन, अर्थ, मून का अलाइनमेंट है, और नीचे सूर्य ग्रहण के लिए सन, मून, अर्थ का। सारा खेल इसी अलाइनमेंट का है कि कौन किसके बीच में आता है। चलिए, अब खगोल विज्ञान से थोड़ा पृथ्वी के भूगोल की ओर आते हैं। हमारे आखिरी सेक्शन में हम एक बहुत ज़रूरी जानकारी देखेंगे कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर कौन-कौन से देश हैं। जैसा कि आप इस नक्शे पर देख सकते हैं, ये जो बीच की रेखा है, यही भूमध्य रेखा है, और ये पूरी दुनिया में कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। और ये हैं वो 13 देश: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कॉन्गो गणराज्य, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और साओ टोमे और प्रिंसिपे। परीक्षा के लिहाज से ये सभी नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ ही आज की हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है, पर जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ। आज हमने पृथ्वी के घूमने और उसकी कक्षा के जो नियम समझे, जरा सोचिए कि क्या ये नियम हमारे सौर मंडल के बाकी धरती पर किसी जगह का पता कैसे चलता है, या फिर दुनिया भर में टाइम अलग अलग क्यों होता है? इन सभी सवालों का जवाब ना भूगोल की 2 बहुत ही बेसिक लाइंस में छिपा है: अक्षांश और देशांतर। तो चलिए आज इन्हीं रेखाओं के रहस्य को समझते हैं। ठीक है, तो हमारा सफर ग्लोब पर मौजूद कुछ जरूरी काल्पनिक रेखाओं से शुरू होगा। फिर हम समझेंगे कि ये अक्षांश और देशांतर आखिर हैं क्या, और आखिर में जानेंगे कि पूरी दुनिया के लिए वो शुरुआती लाइन यानी 0 डिग्री कैसे तय की गई। तो सबसे पहले आइए पृथ्वी को बांटने वाली उन मुख्य रेखाओं पर एक नज़र डालते हैं, जिनके नाम हम अक्सर सुनते तो हैं, पर शायद उनका असली मतलब नहीं जानते। अगर हम ग्लोब को देखें तो 3 मुख्य रेखाएं हैं जो हमारा ध्यान खींचती हैं। एकदम बीच में है भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। इसके उत्तर में है कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा। ये तीनों ही हमारी पृथ्वी पर किसी भी पते का आधार हैं। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध की एक बहुत ही खास पहचान है, जो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर खींची गई है। और बिल्कुल इसी की तरह दक्षिणी गोलार्ध में इसकी जोड़ीदार रेखा है मकर रेखा,
जो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में मौजूद है। अब अगर हम ध्रुवों की तरफ और आगे बढ़ें तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हमें आर्कटिक वृत्त मिलता है। और इसका दक्षिणी साथी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है। असल में ये चारों रेखाएं मिलकर ही पृथ्वी के अलग अलग जलवायु क्षेत्रों को तय करती हैं। तो सवाल ये है कि ये कर्क, मकर, आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त आखिर हैं क्या? दरअसल ये सभी एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं जिसे हम अक्षांश या लैटिट्यूड कहते हैं। चलिए इसको जरा और अच्छे से समझते हैं। आसान भाषा में कहें तो अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर खींची गई वो काल्पनिक आड़ी यानी लेटी हुई रेखाएं हैं। ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। इनको हम धरती की कमर पर बंधे हुए बेल्ट की तरह सोच सकते हैं जो एक दूसरे के समानांतर होते हैं। अक्षांश रेखाओं की सबसे खास बात यही है कि ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर चलती हैं। ये कभी भी आपस में मिलती नहीं, बिल्कुल रेल की पटरियों की तरह। तो कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? यहाँ एक मजेदार गणित है। अगर हम भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री है, से लेकर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक हर 1 डिग्री को गिने तो कुल मिलाकर 181 डिग्री होती हैं। लेकिन जब हम रेखाओं की बात करते हैं तो ये संख्या 189 हो जाती है। ऐसा क्यों? इसकी वजह यह है कि 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण यानी जो हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं वो असल में कोई पूरी रेखा नहीं है, वो सिर्फ एक बिंदु, एक पॉइंट है। इसीलिए हम कुल डिग्री में से इन 2 बिंदुओं को घटा देते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो ये दूरी होती है उसे खास नाम दिया गया है, कटिबंध या फिर जोन। और खास बात यह है कि इन कटिबंधों की दूरी लगभग हमेशा एक जैसी रहती है, करीब 111 किलोमीटर। मतलब अगर कोई 1 डिग्री अक्षांश उत्तर या दक्षिण की ओर जाता है तो उसने 111 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। चलिए, अब जब हमने लेटी हुई रेखाओं को समझ लिया है तो अब बारी है खड़ी रेखाओं की, यानी देशांतर की। अगर अक्षांश रेखाएं लेटी हुई थीं तो देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखाएं हैं। ये सभी रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर आकर मिल जाती हैं। और यही देशांतर रेखाओं का सबसे बड़ा फर्क है। जहां अक्षांश रेखाएं समानांतर थीं, वहीं देशांतर रेखाएं एक संतरे की फांकों की तरह ध्रुवों पर एक साथ आकर मिल जाती हैं। इन सभी देशांतर रेखाओं में से 2 सबसे ज्यादा मशहूर हैं। पहली है 0 डिग्री रेखा, जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये दुनिया का शुरुआती बिंदु है। और ठीक इसके पीछे दुनिया के दूसरी तरफ है 180 डिग्री रेखा, जो हमारी तारीख बदलने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का आधार बनती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जगह को गोरे कहा जाता है और संतरे की फांक की ही तरह ये जगह भूमध्य रेखा के पास सबसे चौड़ी होती है और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं ये पतली होती जाती है। भूमध्य रेखा पर जहां ये रेखाएं एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर होती हैं, इनके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर तक हो जाती है, जो कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी के लगभग बराबर ही है। तो ये जो 0 डिग्री की शुरुआती रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा, इसे चुना कैसे गया था? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास में मिलता है 22 अक्टूबर 1884 को। इस दिन वॉशिंगटन डीसी में एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। उस सम्मेलन में ये तय किया गया कि इंग्लैंड के ग्रीनविच में जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहां से गुजरने वाली देशांतर रेखा को ही पूरी दुनिया के लिए 0 डिग्री यानी प्रधान मध्याह्न रेखा माना जाएगा। उस समय ब्रिटेन एक बहुत बड़ी समुद्री ताकत था और उसके जहाज ग्रीनविच के नक्शों का ही इस्तेमाल करते थे, तो ये एक प्रैक्टिकल फैसला भी था। तो इन रेखाओं ने हमें दुनिया का पता ठिकाना तो दे दिया, पर इन्होंने हमारे समय को कैसे बांधा? कैसे ग्रीनविच की एक अकेली रेखा पूरी दुनिया की घड़ियों को कंट्रोल करने लगी? ये भी एक अलग और बहुत दिलचस्प कहानी है। चलिए, आज भूगोल के कुछ बहुत ही दिलचस्प टॉपिक्स को समझते हैं। हम सीधे एसएससी परीक्षा के स्टडी नोट्स से चक्रवात, वायुमंडल और ज्वालामुखियों की दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? ये 6 हिस्से हैं जो हम कवर करेंगे। हम चक्रवातों के अलग अलग नामों से शुरू करेंगे, फिर वायुमंडल की परतों को समझेंगे और आखिर में दुनिया के बड़े बड़े ज्वालामुखियों के बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है चक्रवात। क्या कभी सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इन भयानक तूफानों को किन किन नामों से बुलाया जाता है? चलिए पता लगाते हैं।
ये जानना बड़ा मजेदार है कि एक ही तरह की मौसमी घटना के कितने सारे नाम हैं। देखिए, कैरिबियन सागर में इसे हरिकेन कहते हैं, दक्षिण चीन सागर में ये टाइफून बन जाता है, और हमारे अपने हिंद महासागर में हम इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। जापान में इसे टैफू कहा जाता है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एक मजेदार नाम है विली विली, फिलीपींस में बैगुयो और यूएसए में इसे टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो इन तूफानों की ताकत को नापते कैसे हैं? टॉर्नेडो के लिए फुजिता स्केल का इस्तेमाल होता है। ये स्केल तबाही के आधार पर तीव्रता बताता है। वहीं दूसरी तरफ हरिकेन की तीव्रता को साफिर सिम्पसन स्केल से मापा जाता है, जो पूरी तरह हवा की गति पर आधारित होता है। तो दो अलग तूफान, दो अलग अलग पैमाने। चलिए अब तूफानों से ऊपर उठते हैं और बात करते हैं उस हवा की जिसमें हम सांस लेते हैं। आइए हमारे प्लैनेट के रक्षा कवच यानी वायुमंडल को थोड़ा करीब से जानते हैं। ये आखिर बना किस चीज से है? जब भी हम हवा के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन का ही ख्याल आता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि हमारी हवा का करीब 79% हिस्सा असल में नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन लगभग 21% के साथ दूसरे नंबर पर आती है, और जो बाकी का छोटा सा हिस्सा बचा उसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन, हीलियम जैसी गैसें बहुत ही कम मात्रा में होती हैं। अब देखिए, वायुमंडल की स्टडी भी दो अलग अलग शाखाओं में बटी हुई है। एक है एरोलॉजी, जो वायुमंडल की ऊपरी ऊंची परतों पर फोकस करती है, और दूसरी है मीटियोरोलॉजी, जिसे हम मौसम विज्ञान भी कहते हैं। ये निचली परतों का अध्ययन करती है, मतलब वो हिस्सा जहां सारा मौसम बनता बिगड़ता है। तो ये तो पता चल गया कि वायुमंडल में है क्या क्या, पर यह कोई एक ब्लैंकेट नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं एक प्याज की तरह है, जिसमें एक के ऊपर एक कई परतें हैं। चलिए जमीन से शुरू करते हैं और एक एक किलकेन सभी परतों को समझते हैं। ये रहा हमारी यात्रा का एक पूरा मैप। हम सबसे निचली परत क्षोभ मंडल से शुरू करके सबसे बाहरी परत बाह्य मंडल तक जाएंगे। तो चलिए हर परत में थोड़ा और अंदर चलते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। ये समझिए हमारी अपनी दुनिया है। सतह से करीब 18 किलोमीटर ऊपर तक फैली ये वो परत है जहां हम रहते हैं, सांस लेते हैं, और हाँ, मौसम से जुड़ी हर एक चीज, चाहे वो बादल हो, बारिश हो, आंधी हो या बिजली का चमकना, सब कुछ यहीं होता है। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है समताप मंडल। यहाँ का माहौल एकदम शांत रहता है, कोई मौसमी गड़बड़ी नहीं, और यही वजह है कि एयरप्लेन्स यहाँ उड़ना पसंद करते हैं ताकि खराब मौसम से बचा जा सके। और सबसे जरूरी बात, यहीं पर हमारे ग्रह का सनस्क्रीन यानी ओजोन लेयर मौजूद है, जो हमें सूरज की खतरनाक यूवी किरणों से बचाती है। अगली परत है मध्यमंडल, जो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ये हमारे लिए एक तरह से स्पेस से आने वाले खतरों से बचाने वाली ढाल है। जब भी कोई उल्कापिंड यानी मीटियोरॉइड अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ आता है तो वो इसी परत में आकर जलकर राख हो जाता है। अब आते हैं आयनमंडल पे, जो 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला है। आज की हमारी कनेक्टेड दुनिया के लिए ये लेयर बहुत बहुत ज़रूरी है। ये एक बड़े शीशे की तरह काम करती है, जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर भेजती है। हमारे ज़्यादातर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी यहीं पर हैं, जिनकी वजह से हम जीपीएस और फ़ोन कॉल जैसी चीज़ें इस्तेमाल कर पाते हैं। और आखिर में हम पहुंचते हैं बाह्यमंडल पर। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी और सबसे पतली परत है। यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन जैसी बहुत हल्की गैसें होती हैं। बस इसके बाद बाहरी अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। चलिए अब आसमान से उतरकर जमीन के अंदर की ताकतों की बात करते हैं। ज्वालामुखी। सबसे पहले देखते हैं कि एक ज्वालामुखी को सक्रिय या एक्टिव कब कहा जाता है। एक सक्रिय ज्वालामुखी की परिभाषा देखिए बहुत सीधी सी है। अगर किसी ज्वालामुखी से समय समय पर या हाल फिलहाल में मैग्मा निकल रहा है तो उसे सक्रिय माना जाता है। ये समझिए कि ये एक जीता जागता धधकता हुआ पहाड़ है। दुनिया में इसके कई मशहूर उदाहरण हैं, जैसे इटली का स्ट्रोम्बोली, जो इतना लगातार सक्रिय रहता है कि उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इसके अलावा इटली में ही माउंट एटना है, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी, और हाँ, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ज्वालामुखी हर वक्त आग उगलते रहते हैं। कुछ बस सो रहे होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमेशा के लिए शांत हो चुके हैं। तो आइए इन दो कैटेगरीज को देखते हैं, प्रसुप्त और मृत।
प्रसुप्ति या डॉर्मेंट ज्वालामुखी को आप एक सोए हुए दैत्य की तरह समझ सकते हैं। मतलब ये लंबे समय से शांत है, लेकिन इसके अंदर अभी भी जान बाकी है और ये कभी भी जागकर दोबारा फट सकता है। इसके कुछ जाने माने उदाहरण हैं जापान का खूबसूरत फुजियामा पर्वत, इटली का विसुवियस और भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूहों का नारकोंडम द्वीप। और फिर आते हैं मृत या एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो ज्वालामुखी हैं जिनमें हजारों सालों से कोई विस्फोट नहीं हुआ है और अब भविष्य में भी इसकी कोई उम्मीद नहीं है। इन्हें हमेशा के लिए शांत मान लिया गया है। इसके उदाहरणों में तंजानिया का किलिमंजारो, म्यांमार का पोपा, ईरान का देमाविंद, अर्जेंटीना का अकांकागुआ और इक्वेडोर का चिम्बोराजो शामिल हैं। तो चलिए अब फटाफट दुनिया के कुछ सबसे जाने माने ज्वालामुखियों पर एक नजर डालते हैं। इस लिस्ट में से कुछ नाम आपने जरूर सुने होंगे। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर है ओजोस डेल सलाडो, कोस्टारिका में अरेनल और इराजू, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी और यूएसए में माउंट सेंट हेलेंस और हवाई का किलाउए। अब अफ्रीका चले तो तंजानिया में किलिमंजारो और कैमरून में माउंट कैमरून है। इंडोनेशिया में क्रोकटोआ, पापुआ न्यू गिनी में माउंट लेमिंगटन, इटली में माउंट एटना और यहां तक कि अंटार्कटिका में भी माउंट एरेबिस मौजूद है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। फिलीपींस में पिनाटुबो और माउंट ताल हैं। यूएसए में एक और है, माउंट रेनियर, और हवाई में मोना लोआ। इंडोनेशिया में माउंट कैलिमितू है, जापान का मशहूर फुजियामा और इक्वाडोर का चिम्बोराजो भी इसमें शामिल हैं। इटली के दो और प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं, विसुवियस और स्ट्रोम्बोली। म्यांमार में माउंट पोपा, ईरान में दिमाविंद और ग्वाटेमाला मैक्सिको बॉर्डर पर है टकाना। और ये रही हमारी आखिरी लिस्ट। अलास्का में है कटमाई, यूएसए में और भी हैं, माउंट शास्ता, माउंट हुड और लैसन पीक। फिलीपींस में मेयोन और आइसलैंड में हेक्ला और लेकी की जोड़ी है। इंडोनेशिया में खमेरू और मेरापी भी हैं। मेक्सिको में कोलीमा, पेरू में सबंकाया, ईरान में अल्बोर्स, मलेशिया में किनाबालू और अर्जेंटीना में एकांकागुआ। ये पूरी लिस्ट हमें दिखाती है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कितनी एक्टिव है। तो हमने चक्रवात, वायुमंडल और ज्वालामुखियों के बारे में इतनी सारी बातें जानी। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये सभी शक्तिशाली प्राकृतिक ताकतें, ये तूफान, ये परतें और ये ज्वालामुखी एक साथ मिलकर पृथ्वी पर हमारे जीवन को और हमारी सभ्यताओं को। नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ ज्वालामुखी तो लगातार आग उगलते रहते हैं, पर कुछ दूसरे सदियों तक एकदम शांत रहते हैं? तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य को समझेंगे। हम देखेंगे कि ज्वालामुखियों को उनकी एक्टिविटी, मतलब सक्रियता के आधार पर कैसे बांटा जाता है। ये टॉपिक न सिर्फ बहुत दिलचस्प है, बल्कि परीक्षाओं के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले वर्गीकरण का आधार समझेंगे और फिर एक एक करके तीनों मुख्य प्रकारों, सक्रिय, प्रसोप्त और मृत को गहराई से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन बड़े बड़े भूवैज्ञानिक ढांचों को, इन ज्वालामुखियों को अलग अलग कैटेगरी में रखने का मेन बेसिस क्या है। चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, सब कुछ ना बस एक ही चीज पर टिका है, और वो है सक्रियता यानी एक्टिविटी। असल में एक ज्वालामुखी कितना जिंदा है, बस यही बात तय करती है कि उसे उन 3 कैटेगरीज में से किस में रखा जाएगा। चलिए, तो हमारी पहली कैटेगरी है जागे हुए पहाड़, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी। इन्हें आप धरती के वो भूवैज्ञानिक इंजन समझ सकते हैं जो लगातार चलते रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। तो किसी ज्वालामुखी को सक्रिय या एक्टिव बनाता क्या है? जवाब है लगातार गतिविधि। मतलब अगर किसी ज्वालामुखी से समय समय पर मैग्मा निकल रहा है या फिर वो अभी राइट नाउ फटने की स्थिति में है, तो वो इसी कैटेगरी में आएगा। चाहे वो लावा का धीरे धीरे बहना हो या फिर गैस और राख का एक जोरदार धमाका। अब एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है स्ट्रोम्बोली का। इसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस या प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें से लगभग लगातार छोटे छोटे विस्फोट होते रहते हैं। तो रात में दूर से देखने पर यह ऐसा लगता है जैसे कोई लाइट हाउस हो जो जहाजों को रास्ता दिखा रहा हो। है ना कमाल की बात? और भी कई उदाहरण हैं दुनिया भर में, जैसे इटली का ताकतवर माउंट एटना, इक्वाडोर का ऊंचा कोटोपैक्सी, और तो और अंटार्कटिका में बर्फीला माउंट एरेबिस भी। और हाँ, हवाई के मशहूर किलाउआ और मोना लोआ को कैसे भूल सकते हैं? ये सभी बहुत ही जरूरी एग्जाम्पल्स हैं।
और हाँ, एक बात जो याद रखनी बहुत जरूरी है, खासकर भारत से जुड़ी परीक्षाओं के लिए, वो ये कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है और उसका नाम है बैरन द्वीप। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब आते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी पर, प्रसुप्त ज्वालामुखी। इनके बारे में आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये सोए हुए दानव हैं, मतलब अभी तो ये शांत हैं, पर ये कभी भी जाग सकते हैं। तो प्रसुप्त या डॉर्मेंट का मतलब मरा हुआ बिल्कुल नहीं है। ये वो ज्वालामुखी हैं जिनमें काफी लंबे समय से कोई विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन जमीन के नीचे ये अब भी जियोलॉजिकली अलाइव हैं। मतलब इनमें भविष्य में फिर से फटने की पूरी संभावना है। इसके कुछ बहुत मशहूर उदाहरण हैं, जैसे जापान का खूबसूरत माउंट फुजियामा, फिर है इटली का वेसुवियस, जी हाँ, वही जिसने कभी पूरे पोम्पेई शहर को राख में दफन कर दिया था। और भारत में भी इसका एक उदाहरण है अंडमान और निकोबार का नारकोंडम द्वीप। और अब आखिर में हमारी तीसरी और अंतिम कैटेगरी, मृत ज्वालामुखी। ये समझ लीजिए कि ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं। इनका जो आग उगलने वाला अतीत था वो अब बीत चुका है और ये हमेशा के लिए शांत हो चुके हैं। तो किसी ज्वालामुखी को मृत या एक्सटिंक्ट कब कहा जाता है? देखिए, जब हजारों सालों से, मतलब एक बहुत ही लंबी अवधि से, उसमें कोई भी विस्फोट या इरप्शन ना हुआ हो। वैज्ञानिक मानते हैं कि इनका जो मैग्मा का सोर्स है वो अब कट चुका है, इसलिए भविष्य में इनके फटने की कोई उम्मीद नहीं होती। ऐसे ज्वालामुखियों के उदाहरण भी पूरी दुनिया में हैं, जैसे कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो असल में एक मृत ज्वालामुखी ही है। इसी तरह म्यांमार का माउंट पोपा, ईरान का देमवन और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला का एकांकागुआ और चिम्बोराजो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो इन सब को समझने के बाद एक सवाल पर सोचते हैं। हम सब जानते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी खतरनाक हैं, हम उनसे सावधान रहते हैं, पर जरा सोचिए, क्या असली और अप्रत्याशित खतरा, अनफोर्सीन डेंजर, उन प्रसुप्त ज्वालामुखियों से नहीं है? वो सोए हुए दानव जो बिना किसी चेतावनी के कभी भी जाग सकते हैं। नमस्कार, चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, एक ग्लोबल टूर दुनिया भर की लोकल विंड्स का। ये हवाएं ना सिर्फ मौसम नहीं बदलती, बल्कि जहां ये बहती हैं वहां के जीवन पर भी गहरा असर डालती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। चिनूक फॉन लू, सुने हैं ये नाम? सुनने में थोड़े अजीब लग सकते हैं, है ना? पर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहने वाली वो हवाएं हैं जो मौसम से लेकर लोगों की जिंदगी तक सब कुछ बदल देती हैं। तो चलिए आज इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। अच्छा, तो इन सब अनोखी हवाओं के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये लोकल विंड्स या स्थानीय पवनें होती क्या हैं, मतलब इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लोकल मतलब ये किसी एक खास छोटे एरिया में ही चलती हैं। अब ये बनती कैसे हैं? होता यह है कि जब किसी जगह पर ज़मीन बहुत जल्दी गर्म या ठंडी हो जाती है तो उसके कारण ये हवाएं चलने लगती हैं। और हाँ, ये परमानेंट नहीं होती, मतलब टेम्परेरी होती हैं, कुछ टाइम के लिए आती हैं। और इनका जो असर है ना, वो वायुमंडल की सबसे निचली लेयर, जिसे हम ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल कहते हैं, बस वहीं तक रहता है। तो बेसिक्स तो क्लियर हो गए, है ना? चलिए अब अपने ग्लोबल टूर को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दुनिया भर में बहने वाली कुछ मशहूर गर्म हवाओं की। तो लिस्ट में सबसे पहले है चिनूक। ये एक गर्म हवा है जो रॉकी माउंटेन्स के पूर्वी ढलान पर, मतलब अमेरिका में बहती है। इसका एक बड़ा ही मज़ेदार निकनेम है स्नो ईटर। जी हाँ, बर्फ खाने वाली। और ऐसा कहते क्यों है? क्योंकि यह हवा इतनी गर्म होती है कि सर्दियों में कुछ ही घंटों के अंदर कई इंच मोटी बर्फ को पिघला कर रख देती है। ओके, तो नॉर्थ अमेरिका से अब सीधा चलते हैं यूरोप। यहाँ एल्प्स की पहाड़ियों पर, खासकर स्विट्जरलैंड में, एक हवा बहती है जिसका नाम है फॉन। और ये हवा वहाँ के लिए एक वरदान की तरह है। पता है क्यों? क्योंकि ये गर्म और सूखी हवा अंगूरों की फसल को जल्दी पकाने में मदद करती है। मतलब सीधा सीधा खेती को फायदा। अब जरा सोचिए, एक ऐसी हवा जो अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से उठती है, अपने साथ ढेर सारी धूल और रेत लेकर, और सीधा मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर की तरफ बहती है। बस इसी हवा का नाम है सिराको। नॉर्थ अमेरिका में ही एक और गर्म हवा है ब्लैक रोलर। ये वहाँ के बड़े बड़े मैदानी इलाकों में चलती है। नाम से ही अंदाजा लग रहा है कि ये कितनी धूल भरी और तेज हवा होगी। अब चलते हैं एशिया की तरफ। जापान में भी एक लोकल गर्म हवा बहती है जिसे कहते हैं यामो।
हमारे टूर का अगला स्टॉप है सेंट्रल अमेरिका। यहाँ पर जो गर्म हवा चलती है उसका नाम है टेम्पोरल। अच्छा, अब बात करते हैं अरेबियन डेजर्ट की। यहाँ एक बहुत ही गर्म, सूखी, कह सकते हैं कि दम घोटने वाली हवा चलती है जिसका नाम है सिमूम। और अरेबियन डेजर्ट में सिमूम जैसी ही एक और गर्म हवा है सामूम। ये दोनों ही हवाएं वहाँ के मौसम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। चलिए अब दुनिया के बिल्कुल दूसरे छोर पर चलते हैं, न्यूजीलैंड। इसके नॉर्दर्न हिस्से में एक गर्म हवा चलती है जिसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। और ये नाम तो हम सब ने सुना ही है, लू। गर्मियों के मौसम में नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान में जो आग की तरह गर्म हवा चलती है ना, बस वही है ये। इतनी सूखी और गर्म होती है कि दोपहर में घर से बाहर निकलना तक मुश्किल कर देती है। गर्म हवाओं की लिस्ट में हमारा आखिरी नाम है खमसिन, जो इजिप्ट यानी मिस्र में चलती है। ये भी सिराको की तरह ही एक गर्म और रेत से भरी हुई हवा है। तो ये तो थी दुनिया की कुछ गर्म हवाएं। कहीं ये राहत बनकर आती हैं तो कहीं आफत। पर अब मौसम बदलने वाला है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ठंडी लोकल विंड्स की। कोल्ड विंड्स की लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं मिस्ट्रेल की। ये फ्रांस और स्पेन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ये रोन नदी की घाटी से मेडिटेरेनियन सी की तरफ बहती है और इतनी ठंडी और तेज होती है कि टेम्परेचर एकदम से गिरा देती है। मिस्ट्राल जैसी ही एक और ठंडी हवा है बोरा। ये एड्रियाटिक सी के ईस्टर्न कोस्ट पर चलती है, मतलब इसका असर इटली और युगोस्लाविया जैसे देशों पर पड़ता है, और ये भी काफी पावरफुल हवा मानी जाती है। और अगला नाम है ब्लिजर्ड। ये सिर्फ एक ठंडी हवा नहीं है, ये तो एक पूरा बर्फीला तूफान है। ये साइबेरिया, यूएसए और कनाडा जैसे इलाकों में आता है। जब ब्लिजर्ड आता है ना, तो तेज हवाओं के साथ इतनी ज्यादा बर्फबारी होती है कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। अब चलते हैं साउथ अमेरिका। अर्जेंटीना और उसके आसपास के एरिया में एक ठंडी हवा बहती है जिसे पेम्पेरो कहते हैं। फ्रांस में मिस्ट्रल तो है ही, पर वहां एक और लोकल ठंडी हवा चलती है। इसका नाम है बाइज। और हमारी कोल्ड विंड्स की लिस्ट का आखिरी नाम है पापागायो। ये मेक्सिको के कोस्टल एरिया यानी तटीय इलाकों में बहने वाली एक ठंडी और तेज हवा है। तो ये था हमारा एक छोटा सा ग्लोबल टूर दुनिया की कुछ खास लोकल विंड्स का। हमने देखा कि ये हवाएं सिर्फ हवाएं नहीं हैं, ये किसी जगह की खेती, वहां के लोगों की डेली लाइफ, उनके रहन सहन सब पर असर डालती हैं। तो बस ये एक सोचने वाली बात है कि ये हवाएं इन इलाकों के लोगों। नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं उसके मीलों हजारों मील नीचे आखिर है क्या? आज हम RWA SSC एग्जाम्स के नोट्स को आधार बनाकर अपने ग्रह यानी पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र तक की एक बड़ी ही रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम इसकी पूरी संरचना को परत दर परत समझेंगे। तो इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम पृथ्वी की बनावट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। फिर हम इसकी 3 मुख्य परतों यानी क्रस्ट, मैंटल और क्रोड में गहराई से उतरेंगे। और हाँ, आखिर में हम उन रहस्यमयी बाउंड्रीज को भी समझेंगे जो इन परतों को एक दूसरे से अलग करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई जब हम पृथ्वी के केंद्र तक खुदाई कर ही नहीं सकते, तो हमें यह सब पता कैसे चला कि अंदर क्या है? इसका जवाब कुछ बहुत ही बेसिक चीजों में छिपा है। देखिए, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो एक तरह से जासूसों वाला काम करते हैं। वो चट्टानों को स्टडी करते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी से निकलने वाली तरंगों को एनालाइज करते हैं और इन्हीं इनडायरेक्ट सुरागों से पता लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर की परतें ठोस हैं या तरल और वो किन किन तत्वों से मिलकर बनी हैं। तो इन सभी स्टडीज से जो बात सामने आई है वो ये है कि केमिकल बनावट के हिसाब से हमारी पृथ्वी को हम मोटे तौर पर 3 अलग-अलग परतों में बांट सकते हैं। जैसा कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं, ये 3 परतें हैं। सबसे ऊपर एक पतली सी परत जिसे क्रस्ट कहते हैं, फिर बीच में एक मोटी परत है मेंटल, और बिल्कुल बीचों बीच केंद्र में है क्रोड। ये हमारे ग्रह का वो बेसिक ढांचा है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है कि पृथ्वी का केंद्र यानी जो कोर है वो निकल और लोहे जैसे भारी तत्वों से तो बना है, लेकिन वो सॉलिड है, ठोस है। ये बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि इसके ऊपर की कुछ परतें तो लिक्विड हैं। अब ये ठोस क्यों है, इसका जवाब हमें आगे चलकर मिलेगा। तो चलिए अपनी यात्रा बाहर से अंदर की तरफ शुरू करते हैं। हमारी पहली मंजिल है वो परत जिस पर हम सब रहते हैं, क्रस्ट, जिसे हम भूपर्पटी भी कहते हैं। तो क्रस्ट, जिसे लिथोस्फीयर भी कहते हैं, पृथ्वी की सबसे बाहरी और सॉलिड परत है।
इसकी एक बहुत खास बात यह है कि इसकी मोटाई हर जगह एक जैसी नहीं है। ये महासागरों के नीचे पतली होती है और महाद्वीपों के नीचे काफ़ी ज़्यादा मोटी। और ये बनी किससे है? मुख्य रूप से दो तत्वों से, सिलिका और एल्यूमिनियम। और यहीं से एक बहुत ज़रूरी शब्द आता है, सियाल, Cl। ये कैसे बना? सिलिका से सेल और एल्यूमिनियम से Al लेकर। तो याद रखिएगा, जब भी कोई सियाल बोले तो समझ जाइए कि बात क्रस्ट की हो रही है। ठीक है, तो क्रस्ट को हमने समझ लिया। अब थोड़ा और नीचे उतरते हैं और पृथ्वी की अगली परत यानी मैंटल के बारे में जानते हैं। मैंटल क्रस्ट के ठीक नीचे वाली परत है और ये बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से। इसके कुछ और भी नाम हैं जो काफ़ी दिलचस्प हैं, जैसे पायरोस्फीयर, और इसे वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। और जैसे क्रस्ट के लिए सियाल था, ठीक वैसे ही मैंटल के लिए भी एक ज़रूरी शब्द है, सीमा। ये सिलिका के सी और मैग्नीशियम के मा से मिलकर बना है। ये इसकी केमिकल बनावट को दिखाता है। ये डायग्राम देखिए, ये अब तक की हमारी सारी जानकारी को एक साथ दिखा रहा है। सबसे ऊपर सियाल यानी क्रस्ट, उसके ठीक नीचे सीमा यानी मैंटल, और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं, सबसे अंदरूनी परत निफे यानी कि क्रोड। तो लीजिए, अब हम पृथ्वी के बिल्कुल दिल में यानी उसके केंद्र में पहुंच गए हैं, क्रोड में। मैंटल जहां खत्म होता है, वहां से लेकर पृथ्वी के एकदम सेंटर तक क्रोड फैला हुआ है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, ये निकल और लोहे जैसी भारी धातुओं से बना है। और हाँ, इसे बेरीस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। और यहां आता है हमारा तीसरा और आखिरी जरूरी शब्द, निफे। ये नाम आया है निकल के निकल और लोहे के केमिकल सिंबल Fe से। ये हमें पृथ्वी के कोर की बनावट के बारे में बताता है। अच्छा, अब उस सवाल पर वापस आते हैं जो हमने पहले उठाया था। अगर पृथ्वी का केंद्र सूरज की सतह जितना ही गर्म है, तो फिर ये पिघलकर तरल क्यों नहीं है? आखिर ये क्रोड ठोस क्यों है? इसका जवाब बस एक शब्द में है, प्रेशर, यानी कि दबाव। देखिए, जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं, तापमान तो बहुत बढ़ता है, लेकिन ऊपर की सभी परतों का वजन इतना ज्यादा जबरदस्त दबाव डालता है कि वो तापमान पर भारी पड़ जाता है। और यही भयंकर दबाव धातुओं के अणुओं को एकदम कसकर एक दूसरे से बांधे रखता है, जिससे वो पिघल नहीं पाते और ठोस बने रहते हैं। ठीक है, तो हमने परतों को तो समझ लिया। अब जरा उन बाउंड्रीज को देखते हैं जो इन परतों को एक दूसरे से अलग करती हैं। इन सीमाओं को हम असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये परतें एक दूसरे के ऊपर बस ऐसे ही नहीं रखी है, इनके बीच में खास बाउंड्रीज हैं, एक तरह के ट्रांजिशन जोन। ये डायग्राम उन सभी सीमाओं को दिखा रहा है जिनके बारे में हम अब एक एक करके बात करेंगे, जैसे मोहो और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। चलिए एक बार फिर से पृथ्वी के अंदर चलते हैं, लेकिन इस बार इन बाउंड्रीज पर ध्यान देते हुए। सबसे पहले क्रस्ट के अंदर ही ऊपरी और निचली क्रस्ट को कॉनराड असंबद्धता अलग करती है। फिर जब हम क्रस्ट से मैंटल में जाते हैं तो हम मोहो सीमा को पार करते हैं। मैंटल के अंदर भी ऊपरी और निचले हिस्से को रिपेटी असंबद्धता अलग करती है। मैंटल से क्रोड में जाने वाली जो बड़ी बाउंड्री है वो है गुटेनबर्ग। और आखिर में क्रोड के अंदर बाहरी और आंतरिक क्रोड को लेहमान असंबद्धता अलग करती है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि अगर हम कभी पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचे ही नहीं, तो फिर हमें इन परतों और इन सीमाओं के बारे में इतनी सटीक जानकारी, इतना प्रिसाइज मैप मिला कैसे? इसका जवाब भूकंपीय तरंगों में छिपा है, जो पृथ्वी के अंदर का एक तरह से एक्सरे कर देती हैं और हमें ये सब बताती हैं। पर यह होता कैसे है? खैर, ये अपने आप में एक और। चलिए सीधे स्टडी नोट से समझते हैं भूगोल के 3 बहुत ही जरूरी टॉपिक्स को: चट्टानें, भूकंप और महासागरीय जलधाराएं। ये तीनों हमारे प्लैनेट को आकार देने में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो आज हम 3 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले हम चट्टानों के टाइप्स और उनके बनने के प्रोसेस को जानेंगे। फिर हम समझेंगे कि भूकंप क्यों और कैसे आते हैं। और आखिर में हम समुद्र के अंदर बहने वाली विशाल जलधाराओं की दुनिया की सैर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, चट्टानों की कहानी। चट्टानें यानी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है ना, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसका ठोस हिस्सा, यही तो हमारे ग्रह की नींव है। तो चट्टान आखिर है क्या? देखिए, सीधी भाषा में कहें तो ये पृथ्वी की पपड़ी में मिलने वाला वो सॉलिड मटेरियल है जो कई तरह के मिनरल से मिलकर बनता है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि चट्टानों की साइंटिफिक स्टडी के लिए एक खास नाम है, पेट्रोलॉजी।
पृथ्वी की ज्यादातर चट्टानें जो हैं वो मुख्य रूप से इन्हीं 8 खनिजों से बनी हैं। आप इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं, जिनसे हमारे पहाड़, पठार और मैदान बने हैं। ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। अब चट्टानों के टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहले आती हैं आग्नेय चट्टानें। ये तब बनती हैं जब धरती के अंदर का पिघला हुआ मैग्मा या सतह पर बहता लावा ठंडा होकर जम जाता है। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले यही बनी थीं। इनके बनने की जगह के हिसाब से ये 2 तरह की होती हैं। देखिए, जब मैग्मा पृथ्वी की पपड़ी के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होता है तो बनती है आंतरिक चट्टान, और जब वही मैग्मा ज्वालामुखी से लावा बनकर सतह पर आता है और तेजी से ठंडा होता है तो बनती है बाह्य चट्टान। और इनकी केमिकल बनावट के आधार पर भी ये 2 तरह की हैं। अम्लीय चट्टानों में सिलिका बहुत ज्यादा होता है और इन्हीं से ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। वहीं क्षारीय चट्टानों में सिलिका कम होता है और इनसे चौड़े और फैले हुए ज्वालामुखी पठार बनते हैं। चलिए, अब बात करते हैं दूसरी तरह की चट्टानों की, अवसादी चट्टानें। ये तब बनती हैं जब हवा और पानी से पुरानी चट्टानें टूटकर छोटे छोटे कणों में बंट जाती हैं और ये कण एक जगह जमा होकर परतों में दबते जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये परतदार होती हैं, और पता है, इन्हीं परतों में हमें कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म मिलते हैं। और तीसरी है रूपांतरित चट्टानें। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये अपना रूप बदल लेती हैं। जब आग्नेय या अवसादी चट्टानें बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव के संपर्क में आती हैं तो वे पूरी तरह बदल जाती हैं। ये चट्टानें सबसे कठोर होती हैं और इनमें ना तो परतें होती हैं और ना ही जीवाश्म। ये टेबल बहुत अच्छे से दिखाता है कि ये बदलाव असल में होता कैसे है। देखिए, शेल नाम की अवसादी चट्टान स्लेट में बदल जाती है, और जो चूना पत्थर होता है वही गर्मी और दबाव से खूबसूरत संगमरमर बन जाता है। इसी तरह आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट नीस में बदल जाती है। चट्टानों के बारे में जानने के बाद अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, भूकंप को समझना। ये वो घटना है जब हमारे पैरों के नीचे की जमीन अचानक कांपने लगती है। भूकंप का सीधा सा मतलब है पृथ्वी के क्रस्ट में अचानक होने वाला कंपन। इसके कारण मानव निर्मित भी हो सकते हैं, जैसे कोई बड़ा परमाणु परीक्षण या बड़े बांध का निर्माण। लेकिन ज्यादातर भूकंप प्राकृतिक होते हैं जो जमीन के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से आते हैं। जब भूकंप आता है तो जमीन के नीचे से ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलती है। इन्हें भूकंपीय तरंगें कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 तरह की होती हैं, जैसा कि आप इस आरेख में देख सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले हैं पी तरंगें यानी प्राइमरी वेव्स। ये सबसे तेज होती हैं और इनकी खासियत ये है ये ठोस, तरल और गैस तीनों से गुजर सकती हैं। भूकंप आने पर सबसे पहले यही महसूस होती हैं, लेकिन ये सबसे कम विनाशकारी होती हैं। पी तरंगों के बाद आती हैं एस तरंगें यानी सेकेंडरी वेव्स। इनकी रफ्तार पी तरंगों से कम होती है और इनकी एक बहुत बड़ी पहचान है कि ये सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर सकती हैं, तरल या गैस से नहीं। ये पी तरंगों से ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। और आखिर में आती हैं एल तरंगें, जिन्हें सतही तरंगें भी कहते हैं। इनकी रफ्तार सबसे कम होती है, लेकिन क्योंकि ये जमीन की सतह पर चलती हैं, ठीक हमारे पैरों के नीचे, यही सबसे ज्यादा तबाही मचाती हैं। तो सोचने वाली बात है कि जो तरंग सबसे धीमी है वही सबसे खतरनाक है। इस स्लाइड में 2 बहुत जरूरी शब्द हैं, फोकस और एपिसेंटर। फोकस जमीन के अंदर वो जगह है जहां भूकंप असल में शुरू होता है, और एपिसेंटर जमीन की सतह पर ठीक उसके ऊपर का वो बिंदु है जहां भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं और सबसे ज्यादा तबाही होती है। भूकंप को मापने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल होता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, और इसकी तीव्रता को नापने के लिए 3 मुख्य पैमाने हैं, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल और रॉसी-फोरेल स्केल। हर स्केल की अपनी एक अलग रेंज होती है। चलिए अब अपने आखिरी और बहुत ही दिलचस्प खंड पर चलते हैं, महासागरीय जलधाराएं। आप इन्हें समुद्र के अंदर बहने वाली विशाल नदियों की तरह समझ सकते हैं जो कभी नहीं रुकती। इसका एक बहुत ही आसान सा नियम है, जो जलधाराएं भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास से शुरू होती हैं वे गर्म होती हैं, और जो ध्रुवों यानी पोल्स की तरफ से आती हैं वे ठंडी होती हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि जहां ये गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहां मछलियों का पसंदीदा भोजन प्लैंकटन खूब उगता है। इसलिए वो जगहें मछली पकड़ने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगहें होती हैं।
गर्म धाराओं का असर कितना जबरदस्त हो सकता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गल्फ स्ट्रीम। इसे यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है, क्योंकि यही गर्म धारा उत्तरी यूरोप के ठंडे मौसम को रहने लायक बनाती है। अब जल्दी से कुछ प्रमुख धाराओं को देख लेते हैं। प्रशांत महासागर में ओयाशियो और पेरू ठंडी धाराएं हैं, जबकि क्यूरोशियो और अलास्का गर्म धाराएं हैं। क्यूरोशियो को उसके गहरे नीले रंग की वजह से जापान की काली धारा भी कहते हैं। अटलांटिक महासागर की बात करें तो यहाँ लैब्राडोर और कैनरी जैसी मशहूर ठंडी धाराएं हैं। वहीं गर्म धाराओं की लिस्ट में गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील धारा और फ्लोरिडा धारा जैसी कई बड़ी और महत्वपूर्ण धाराएं शामिल हैं। और आखिर में हिंद महासागर। यहाँ मुख्य ठंडी धारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा है, जबकि मोजाम्बिक, मेडागास्कर और अगुल्हास प्रमुख गर्म धाराएं हैं। तो ये स्पष्ट है कि ये धाराएं दुनिया भर में एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं और हमारे ग्रह के मौसम को नियंत्रित करती हैं। जरा सोचिए, ये अदृश्य नदियां। नमस्ते। आज हम मिलकर विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ जरूरी फैक्ट्स को समझेंगे। ये सेशन परीक्षाओं की तैयारी के लिए तो है ही, साथ ही उन सबके लिए भी है जो दुनिया के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों की बात करेंगे, फिर जापान की ज्योग्राफी को थोड़ा करीब से देखेंगे। इसके बाद कुछ जरूरी सागरों और जलडमरू मध्यों पर चर्चा होगी, और हाँ, आखिर में हम दुनिया भर के कुछ मशहूर शहरों और वो किन नदियों के किनारे बसे हैं इस पर भी एक नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं द्वीपों से। सोचिए जरा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। द्वीप या आइलैंड होता क्या है? सीधी सी बात है, जमीन का वो हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे हवाई या मैडागास्कर, ये सब द्वीप हैं। अब तो जरूरी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। देखिए, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। वहीं अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो न्यू गिनी सबसे बड़ा है, और हिंद महासागर में मेडागास्कर। और जब जापान की बात आती है तो उसका सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। तो ये रही टॉप 5 की लिस्ट। पहले नंबर पर ग्रीनलैंड, फिर न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर और 5वें पर है बैफिन द्वीप। इनको याद रखने के लिए कोई मजेदार तरीका सोच सकते हैं जिससे ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए? अच्छा, अब जब हमने द्वीपों की बात कर ही ली है तो चलिए एक ऐसे देश पर फोकस करते हैं जो बना ही द्वीपों से है, जापान। जापान मूलतः 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो ये हैं होक्काइडो, फिर सबसे बड़ा वाला होन्शु, उसके बाद शिकोकू और आखिर में क्यूशु। चलिए जापान के बारे में कुछ फटाफट फैक्ट्स जान लेते हैं। इसे उगते सूरज का देश भी कहते हैं और इसका पुराना नाम निप्पन था। जापान की सबसे लंबी नदी है शिनानो, और हाँ, मशहूर माउंट फुजी जो एक एक्टिव ज्वालामुखी है वो होन्शु द्वीप पर ही है। जापान सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं जाना जाता, ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पावर हाउस भी है। जैसे नगोया, ये कार इंडस्ट्री का हब है, इसीलिए इसे जापान का डिट्रॉइट कहते हैं। वैसे ही ओसाका को उसके कपड़ा उद्योग के लिए जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, और यवास्टा स्टील के लिए मशहूर है, बिल्कुल अमेरिका के पिट्सबर्ग की तरह। जापान के इतिहास का एक बहुत ही दुखद अध्याय भी है। ये दुनिया का इकलौता देश है जिसने परमाणु हमला झेला है। दूसरे विश्व युद्ध के आखिर में साल 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे। इस एक घटना ने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ठीक है, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और दुनिया के कुछ बड़े सागरों और उन रेखाओं को समझते हैं जो हमारे प्लैनेट को शेप देती हैं। और घबराइए नहीं, इनको याद रखने के लिए मेरे पास कुछ आसान ट्रिक्स भी हैं। यहाँ कुछ जरूरी देशों के समूह हैं। कैरिबियन में हमारे पास क्यूबा, हैती और त्रिनिदाद और टोबैको जैसे द्वीप देश हैं। और ये रही भूमध्य रेखा पर बसे देशों की लिस्ट। जैसा कि देख सकते हैं, ये काफी लंबी लिस्ट है। अब देखिए, इतनी सारी लिस्ट्स के साथ चीजों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यहीं पर काम आती हैं निमोनिक्स, यानी याद रखने की तरकीबें। चलिए कुछ कमाल की ट्रिक्स देखते हैं। ये बहुत काम की चीजें हैं, जैसे काला सागर से सटे देशों को याद रखने के लिए बस BUGRT शब्द याद रखिए। इससे बनता है बुल्गारिया, रोमानिया, रूस,
जॉर्जिया, यूक्रेन और तुर्की। प्रधान मध्याह्न रेखा के लिए हमारे पास है तुम फंस गए बालू। बाल्टिक सागर के लिए रूदे जर्मनी सेल ट्राई कीजिए। और लाल सागर के देशों के लिए ये आसान सा है देश से। ये एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए अब अपना ध्यान जमीन और पानी पर लाते हैं। हम भारत के कुछ बड़े पठारों के बारे में जानेंगे और फिर दुनिया के कुछ सबसे जरूरी जल मार्गों यानी जलडमरू मध्यों या स्ट्रेट्स को समझेंगे। भारत में कुछ बहुत ही दिलचस्प पठार हैं। मालवा का पठार, ये अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में है। छोटा नागपुर का पठार तो खनिजों का खजाना है, इसे भारत का रूर भी कहते हैं, जर्मनी के इंडस्ट्रियल इलाके के नाम पर। और शिलोंग का पठार, जिसमें गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं, वो असल में मुख्य प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है जो उससे अलग हो गया था। जलडमरू मध्य या स्ट्रेट्स ये समुद्र में शॉर्टकट की तरह होते हैं। जैसे सुंडा जलडमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच है। बेरिंग जलडमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। कहते हैं कि साफ मौसम में एक तरफ से दूसरी तरफ देखा भी जा सकता है। और जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, ये तो हजारों सालों से जहाजों के लिए एक बहुत जरूरी रास्ता रहा है। कुछ और जरूरी स्ट्रेट्स देख लेते हैं। कुक जलडमरू मध्य न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को बांटता है। मशहूर इंग्लिश चैनल ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक पतला सा रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है, जिस वजह से ये दुनिया के लिए एक अहम चोक पॉइंट बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। ये एक तरह का रैपिड फायर राउंड होगा। हम दुनिया के कुछ बड़े शहरों के नाम देखेंगे और जानेंगे कि वो किस नदी के किनारे बसे हैं। देखते हैं इनमें से कितने नाम पहले से पता हैं। चलिए कुछ जाने पहचाने नामों से शुरू करते हैं। बगदाद है टिग्रिस नदी पर, पर्थ है स्वॉन नदी पर, मिस्र का अस्वान और सूडान का खार्तूम, ये दोनों ही मशहूर नील नदी के किनारे हैं। रोम टाइबर नदी पर है और खूबसूरत शहर पेरिस वो है सीन नदी पर। और प्राग बसा है वल्तावा नदी। नील नदी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिस्र की राजधानी काहिरा भी इसी के किनारे है। तुर्की का अंकारा किजिल नदी पर, इंग्लैंड का लिवरपूल मर्सी पर और बेलग्रेड यूरोप की शान डैन्यूब नदी पर बसा है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पोटोमैक पर है। जापान का टोक्यो अराकावा नदी पर और म्यांमार का रंगून इरावदी नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क शहर की पहचान है हडसन नदी। यूरोप में लिस्बन है टेगस पर, डबलिन लिफी पर और जर्मनी का हैम्बर्ग एल्बे नदी पर है। बर्लिन स्प्री नदी पर। और ये एक मज़ेदार फैक्ट है, इराक का बसरा शहर दो महान नदियों दजला और फरात यानी टिग्रिस और यूफ्रेट्स के संगम पर है। बांग्लादेश में चटगांव मयानी नदी के किनारे है। चलिए कुछ और मशहूर शहरों पर नजर डालते हैं। पोलैंड का वॉर्सॉ विस्तुला नदी पर है और अमेरिका का सेंट लुइस विशाल मिसिसिपी पर। लंदन की कल्पना तो टेम्स के बिना हो ही नहीं सकती। रूस में मॉस्को मॉस्कवा नदी पर, जर्मनी में बॉन राइन पर, चीन में हैंको यांगजी कियांग पर और अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी पर है। और ये रही हमारी आखिरी लिस्ट। क्या ये पता था कि बुडापेस्ट और वियना दोनों ही खूबसूरत डैन्यूब नदी पर बसे हैं? चीन का शंघाई भी यांगजी कियांग पर है। कनाडा का ओटावा सेंट लॉरेंस पर, स्पेन का मैड्रिड मैंजनारेस पर। और अपने उपमहाद्वीप की बात करें तो पाकिस्तान का कराची सिंधु नदी पर, भारत की दिल्ली यमुना पर और पाकिस्तान का लाहौर रावी नदी के किनारे बसा है। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि कैसे दुनिया के इतने सारे बड़े बड़े शहर नदियों जैसे पानी के स्रोतों से जुड़े हुए हैं। ये हमें इंसान और भूगोल के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, इन सभी शहर और नदी की जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सबसे ज्यादा हैरान करती है या दिलचस्प लगती है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ नमस्कार। आज हम दुनिया के भूगोल की एक बहुत ही तेज और मजेदार यात्रा पर निकलने वाले हैं। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक जबरदस्त रिवीजन सेशन हो सकता है। तो चलिए बिना कोई वक्त जाया किए सीधे शुरू करते हैं। तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं एक सवाल से। सोचिए, कौन सी जगह है जिसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहते हैं? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा, पर यह सवाल बस एक छोटी सी झलक है उन सभी दिलचस्प तथ्यों की जिन्हें हम आज जानने वाले हैं। सबसे पहले चलिए उन शहरों की बात करते हैं जिनकी पहचान नदियों से जुड़ी है।
नदियां आप तो जानते ही हैं, हमेशा से सभ्यताओं की जीवन रेखा रही हैं। तो आइए देखते हैं कि दुनिया के कुछ जाने माने शहर किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। अच्छा, तो इस लिस्ट पर नजर डालते हैं। देखिए, जर्मनी का डेर्ज़वेन शहर है विस्तुला नदी के तट पर, और रूस का लेनिनग्राड है नेवा नदी पर। थाईलैंड का मशहूर शहर बैंकॉक मेनाम या चाओ फ्राया नदी के किनारे बसा है, और ये वाला पॉइंट तो देखिए IAS 2007 में आ चुका है, तो ये जरूरी है। वियतनाम का हनोई लाल नदी पर है, और चीन का शंघाई हुआंगपू नदी पर। और एक और दिलचस्प बात, कीव, रॉटरडैम और ब्राज़ाविले, ये तीनों ही UPPSC की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये शहर क्रमशः नीपर, राइन और ज़ायरे नदियों पर हैं। इससे समझ आता है कि ये फैक्ट्स कितने महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, उपनामों की दुनिया। दुनिया भर में कई जगहों को ऐसे खास नामों से जाना जाता है जो उनकी पहचान, उनके इतिहास या उनकी खासियत को बताते हैं। ये जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तो शुरू करते हैं कुछ बहुत ही आकर्षक उपनामों से, जैसे कि कोरिया को हर्मिट किंगडम यानी एकांतवासी साम्राज्य कहते हैं। ये नाम उसके ऐतिहासिक अलगाव की वजह से पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के तो दो नाम हैं, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस और लैंड ऑफ द गोल्डन वूल, जो वहां की भेड़ पालन इंडस्ट्री को दर्शाते हैं। और इटली का खूबसूरत शहर वेनिस, उसे एड्रियाटिक की रानी भी कहते हैं और शहरों का शहर भी। ज़ंज़ीबार लौंग का द्वीप के नाम से मशहूर है, और रोम है प्रसिद्ध 7 पहाड़ियों का नगर। और ये लिस्ट अभी जारी है। रोम का एक और नाम है शाश्वत शहर यानी इटर्नल सिटी। अब मिस्र की बात करते हैं, जिसे कितने सही तरीके से नील का वरदान कहा गया है ना, क्योंकि उस नदी के बिना वहां जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आंसुओं का द्वार कहते हैं बाब एल मंडब जल डमरू मध्य को, जो एक काफी खतरनाक समुद्री रास्ता है। तिब्बत का ल्हासा निषिद्ध शहर कहलाता है, जहां एक जमाने में बाहरी लोगों का आना मना था। और एक और मजेदार नाम है भूटान का लैंड ऑफ थंडर बोल्ट्स। न्यूयॉर्क को तो हम सब जानते ही हैं, स्काई क्रेपर्स का नगर और एम्पायर सिटी। अगला सेट भी उतना ही रोचक है। अफ्रीका को लंबे समय तक अंध महाद्वीप कहा जाता था। वजह ये थी कि यूरोपीय लोग इसके बारे में बहुत कम जानते थे। सैन फ्रांसिस्को है स्वर्णिम द्वार का नगर, अपने मशहूर गोल्डन गेट ब्रिज की वजह से। फिलाडेल्फिया का उपनाम है क्वेकर सिटी। क्यूबा को प्यार से एंटिलीज का मोती और साथ ही विश्व का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। थाईलैंड वाला तो एक क्लासिक जीके क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथियों की भूमि। ये IAS में भी आ चुका है। और फिनलैंड अपनी अनगिनत खूबसूरत झीलों के कारण हजारों झीलों की भूमि कहलाता है। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, जरा याद करने की कोशिश कीजिए। अभी अभी हमने निषिद्ध शहर के बारे में बात की थी। कौन सी जगह थी वो? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। इस तरह सोचने से चीजें बेहतर याद रहती हैं। चलिए कुछ और नाम देखते हैं जो दुनिया की एक तस्वीर बनाते हैं। जापान है उगते सूर्य का देश। और हाँ, हमारा पहला सवाल याद है? जी हाँ, मध्य रात्रि के सूर्य का देश है नॉर्वे। कोरिया का एक और बहुत खूबसूरत नाम है प्रातःकालीन शांति की भूमि। म्यांमार अपने बौद्ध मंदिरों के लिए स्वर्णिम पैगोडा का देश कहलाता है। कंगारुओं का देश तो खैर सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, और रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर की कुंजी है। इस स्लाइड में एक खास बात है, देखिए कैसे जगहों को उनकी भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति के कारण नाम मिले हैं। जैसे इस्तांबुल, जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है, उसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। बहरीन अपने मोतियों के लिए मोतियों का द्वीप है। यरूशलेम पवित्र भूमि है। और ये मजेदार है, अटलांटिक महासागर को मजाक में हेरिंग पॉन्ड भी कहते हैं। संसार की छत है पामीर का पठार। और इतिहास में तुर्की को यूरोप का रोगी और बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता था। इस लिस्ट में आगे है स्विट्जरलैंड, जिसे यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। लीनिंग टावर ऑफ पीसा तो इटली की पहचान है ही। हुआंगहो नदी के 2 नाम हैं और दोनों ही बहुत कुछ कहते हैं। एक तो चीन का शोक, इसकी विनाशकारी बाढ़ के कारण, और दूसरा पीली नदी, इसके द्वारा बहाकर लाई जाने वाली पीली गाद की वजह से। उत्तरी अमेरिका के जो विशाल घास के मैदान हैं, प्रेरीज, वो विश्व की रोटी की टोकरी कहलाते हैं। और विश्व का सबसे निर्जन द्वीप है ट्रिस्टा डे कुन्हा। अब जरा रोम को देखिए, इसके कितने सारे शक्तिशाली उपनाम हैं। इतिहास ने इसे रक्तवर्ण महिला, पोप का शहर, प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी और पश्चिम का बेबीलोन जैसे कई नाम दिए हैं। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स कहलाता है, दक्षिण का पेरिस। रूस की बैकाल झील है पर्ल ऑफ साइबेरिया। और अमेरिका का शिकागो शहर
गार्डन सिटी और अपने मौसम के कारण हवा वाला शहर यानी विंडी सिटी के नाम से मशहूर है। अपनी शानदार हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के कारण आयरलैंड को एमरल्ड द्वीप कहते हैं। इंग्लैंड का ऑक्सफोर्ड अपनी खूबसूरत इमारतों के लिए स्वप्निल मीनारों वाला शहर है। केंटकी को यूएसए का ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। और एक दिलचस्प बात देखिए, पेरिस को जहां विश्व का जन्नत और फैशन नगरी कहा जाता है, वहीं थाईलैंड को एशिया का पेरिस का खिताब मिला है। ये दिखाता है कि पेरिस की छवि कितनी प्रभावशाली है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के नेटाल को गार्डन प्रोविंस कहते हैं। नीदरलैंड्स तो अपनी पवन चक्कियों के लिए मशहूर है ही। बेलग्रेड श्वेत शहर है और मिस्र पिरामिड का देश। कनाडा अपने राष्ट्रीय प्रतीक के कारण लैंड ऑफ मेपल लीफ है। गिनी का एक बहुत ही नाटकीय नाम है, अंग्रेजों की कब्र, जो वहां के कठोर मौसम को दर्शाता है। और ऑस्ट्रिया का वियना स्मारकों की नगरी है। अब कुछ और दिलचस्प नाम। सिंगापुर पर्ल ऑफ द ओरिएंट है, जबकि श्रीलंका पूरब का मोती। ब्राजील को सांपों का देश भी कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से बाल्कन क्षेत्र को यूरोपीय बारूद का पीपा कहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो जगह थी जहां से अक्सर युद्ध छिड़ जाते थे। न्यूयॉर्क का ब्रॉडवे महान श्वेत मार्ग है। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का द्वीप भी कहते हैं। और एफिल टावर तो पेरिस की शान है ही। और ये रही हमारी उपनामों की लिस्ट की आखिरी स्लाइड। देखिए, श्रीलंका के कितने नाम हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, हिंद महासागर का मोती। पाकिस्तान अपनी नहरों के जाल के लिए नहरों का देश है। स्कॉटलैंड का एबरडीन ग्रेनाइट सिटी है। जिब्राल्टर की खाड़ी को पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस भी कहते हैं। जापान के भी दो खूबसूरत नाम हैं, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन और सुकुमार फूलों का देश। और कनाडा का एक और उपनाम लिली का देश है। बहुत बढ़िया, उपनामों का ये सफर तो वाकई मजेदार था। तो चलिए अब जमीन से हटकर दुनिया के विशाल महासागरों पर ध्यान देते हैं। तो ये एक बहुत ही बुनियादी भौगोलिक तथ्य है कि हमारे ग्रह पर कुल 5 महासागर हैं। जी हाँ, 5। और ये है वो 5 महासागर। प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है, फिर है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर जो सबसे छोटा है, और 5वां अंटार्कटिक महासागर जिसे दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। और अब हमारे आज के सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम 2 प्रमुख महाद्वीपों, एशिया और यूरोप के कुछ प्रमुख सागरों पर नजर डालेंगे। ये स्लाइड थोड़ी जानकारी से भरी है, तो चलिए आराम से समझते हैं। सबसे पहले एशिया। रूस के उत्तर में जो सागर हैं, जैसे काला सागर, लैप्टिव सागर और पूर्वी साइबेरियन सागर, ये सब आर्कटिक महासागर का हिस्सा हैं। अब जरा पूरब की ओर देखिए। बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर, ये सभी विशाल प्रशांत महासागर का हिस्सा हैं। और अब बात करते हैं यूरोप की सागरों की। भूमध्य सागर जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। उत्तरी रूस में श्वेत सागर है। बाल्टिक, उत्तरी और आयरिश सागर, ये सब अटलांटिक महासागर से जुड़े हैं। इटली के पास मिलेंगे एड्रियाटिक और आयोनियन सागर जो भूमध्य सागर का हिस्सा हैं। और हाँ, काला सागर जो यूरोप और एशिया दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण जल निकाय है। तो आज हमने बहुत सारे तथ्य और नाम देखे, है ना? अब एक पल रुककर सोचिए कि इन सब में से कौन सा भौगोलिक नाम या उपनाम आपको सबसे अलग और यादगार लगा। शायद आंसुओं का द्वार या फिर संसार की छत। बस यही तरीका है जब कोई फैक्ट इस तरह से हमारे दिमाग में बस जाता है। नमस्कार। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से कुछ बहुत ही जरूरी फैक्ट्स पर एक तेज रफ्तार नजर डालेंगे। एक हाई स्पीड नॉलेज टूर होने वाला है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के इस टूर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले शहर और उनकी नदियां, फिर दुनिया के कुछ मजेदार उपनाम, इसके बाद 5 महासागर और आखिर में एशिया और यूरोप के प्रमुख सागरों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ खास जोड़ियों की, मतलब दुनिया के मशहूर शहर और वो नदियां जो उनकी जान है, उनकी पहचान है। ओके, तो लिस्ट पे नजर डालते हैं। डेंजिग जो विस्तुला नदी के किनारे है, लेनिनग्राद नेवा नदी पर। अब देखिए, बैंकॉक, हनोई और शंघाई ये तीनों आईएएस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कीव, रॉटरडैम, ब्राज़ीविले ये यूपीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, तो इन पर खास ध्यान देना है। चलिए अब थोड़ा और मजेदार सेक्शन की तरफ चलते हैं। अब हम जानेंगे दुनिया भर की जगहों के कुछ मशहूर और यादगार निकनेम्स यानी उपनामों के बारे में।
तो देखिए इस लिस्ट में क्या क्या है। कोरिया को हर्मिट किंगडम कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए दो नाम हैं, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस और लैंड ऑफ द गोल्डन वूल। और इटली का वेनिस, उसे तो एड्रियाटिक की रानी और शहरों का शहर दोनों कहते हैं। फिर जंजीबार है लौंग का द्वीप, और रोम को 7 पहाड़ियों का नगर और शाश्वत शहर के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मिस्र को कहते हैं नील का वरदान, ये तो हम सब जानते हैं, है ना। बाबल मंडप है आंसुओं का द्वार। तिब्बत का लासा है निषिद्ध शहर। अच्छा, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है और इसका जवाब है भूटान। न्यूयॉर्क के भी 2 नाम हैं, स्काई क्रेपर्स का नगर और एम्पायर सिटी। और अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। ये बीपीएससी का एक जरूरी सवाल है। आखिर में स्वर्णिम द्वार का नगर है सैन फ्रांसिस्को। चलिए एक छोटा सा सवाल आपके लिए, एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। किस देश को 1000 झीलों का भूमि कहा जाता है? सोचिए जरा, जवाब अगली स्लाइड पर है। और सही जवाब है फिनलैंड। ये आरएएस परीक्षा का एक फेवरेट क्वेश्चन है। इस लिस्ट में और भी बहुत कुछ है। देखिए, क्यूबा को एंटीलीज का मोती और विश्व की चीनी का कटोरा दोनों कहा जाता है। ये दूसरा वाला यूपीपीसीएस में आ चुका है। थाईलैंड है सफेद हाथियों की भूमि। जापान उगते सूर्य का देश। नॉर्वे मध्यरात्रि के सूर्य का देश। और कोरिया प्रातःकालीन शांति की भूमि। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। म्यांमार है स्वर्णिम पैगोडा का देश। ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का देश। और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। अब देखिए कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशंस। भूमध्य सागर की कुंजी है जिब्राल्टर जलसंधि। और इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार कहा जाता है। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है। बहरीन है मोतियों का द्वीप। ये आरएस का सवाल है। और हाँ, अटलांटिक महासागर का एक मजेदार नाम है हेरिंग पॉन्ड। अभी उपनामों का ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। चलिए इस हाई स्पीड ग्लोबल टूर के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। यहां भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हैं। संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को। ये आरएस या आरटीएस का सवाल है। यूरोप का अखाड़ा है बेल्जियम और यूरोप का खेल का मैदान है स्विट्जरलैंड। लीनिंग टावर ऑफ पीसा तो इटली में है ही। और चीन का शोक वो है हुआंगो नदी, जिसे पीली नदी भी कहते हैं। और आखिर में उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। अब इस स्लाइड पे ध्यान दीजिए। देखिए रोम के कितने सारे नाम हैं। रक्त वर्ण महिला, पोप का शहर, प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी और पश्चिम का बेबीलोन। वाकई रोम के कई चेहरे हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे अकेला द्वीप है ट्रिस्टन दी कुन्हा। और ब्यूनस आयर्स को दक्षिण का पेरिस कहा जाता है। रूस की बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। ये यूपीपीएससी में आ चुका है। और शिकागो को गार्डन सिटी या हवा वाला शहर के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं। शानदार इमारतों का नगर है वॉशिंगटन डीसी। और एमराल्ड द्वीप है आइलैंड। ऑक्सफर्ड को स्वप्निल मीनारों वाला शहर कहते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम का सवाल। यूएस का ब्लू ग्रास स्टेट है केंटकी। अब यहां देखिए, फॉरबिडन सिटी यानी लहासा का नाम फिर से आया है। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है। और पेरिस के तो क्या कहने, विश्व का जन्नत भी और फैशन नगरी भी। पर एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए कुछ और फटाफट देख लेते हैं। जंजीबार है आइलैंड ऑफ क्लोव्स। दक्षिण अफ्रीका का निटाल कहलाता है गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका। नीदरलैंड है पवन चक्कियों की भूमि। और बेलग्रेड है श्वेत शहर। मिस्र पिरामिड का देश है, ये तो सबको पता है। कनाडा है लैंड ऑफ मेपल लीफ। और गिनी को अंग्रेजों की कब्र भी कहा जाता है। आखिर में वियना है स्मारकों की नगरी। अब यहां एक बहुत जरूरी पॉइंट है, इस पर खास ध्यान दीजिए। पर्ल ऑफ द ओरिएंट है सिंगापुर, लेकिन पूरब का मोती है श्रीलंका। ये दोनों बहुत मिलते जुलते हैं और एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं, जैसा कि यूपीपीसीएस 94 में हुआ भी है। इसके अलावा ब्राजील सांपों का देश है। बाल्कन यूरोपीय बारूद का पीपा कहलाता है। और न्यूयॉर्क का ब्रॉडवे है महान श्वेत मार्ग। श्रीलंका की बात चली है तो देखिए इसके कितने सारे नाम हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, हिंद महासागर का मोती और एशिया का प्रवेश द्वार। ये बीपीएससी का एक जरूरी सवाल भी है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। और जापान के भी 2 नाम हैं, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन और सुकुमार भूलों का देश। कनाडा को लिली का देश भी कहा जाता है। और उपनामों की इस लिस्ट के आखिर में है स्टॉकहोम, जिसे वेनिस ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इंग्लैंड का बगीचा है केंट। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहते हैं। और बेल्जियम, जिसे कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं, ये नाम फिर से आ गया है। अच्छा, तो उपनामों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और अब जरा बड़े स्केल पर सोचते हैं। अब बात होगी दुनिया के 5 विशाल महासागरों की। तो साइज के हिसाब से इनकी रैंकिंग क्या है?
सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन। उसके बाद आता है अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिक और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। महासागरों के बाद अब बात करते हैं सागरों की, और हम एक महाद्वीप के अंदर गहराई से देखेंगे। शुरुआत करते हैं एशिया के प्रमुख सागरों से। अब जरा एशिया के मैप को दिमाग में लाइए। रूस के उत्तर में है काला सागर, लाप्टेव सागर और पूर्वी साइबेरियन सागर, जो आर्कटिक महासागर का हिस्सा हैं। लेकिन इसके बाद देखिए, बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर, ये सभी के सभी प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन का हिस्सा हैं। ये कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। एशिया के बाद अब हम चलेंगे यूरोप और वहां के प्रमुख सागरों की सैर पर। तो यूरोप में देखिए, सबसे पहले भूमध्य सागर, जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। फिर रूस के उत्तर में है श्वेत सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और आयरिश सागर, ये तीनों अटलांटिक महासागर से जुड़े हैं। एड्रियाटिक और आयोनियन सागर इटली के पास भूमध्य सागर में है। और आखिर में काला सागर, जो यूरोप और एशिया के बीच में। तो इस हाई स्पीड टूर के बाद एक सवाल तो बनता है, इतनी सारी जानकारी में से वो कौन सा एक फैक्ट है जो आपको लगता है कि सबसे जरूरी है और हमेशा याद रहना चाहिए? इसी के साथ हमारी आज की ये पेशकश यहीं समाप्त होती है। गौर करने वाली बात यही है कि ये सारे भौगोलिक तथ्य कैसे